तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाउ टू गेट इनटू इक्विटी रिसर्च। भले यहाँ पे मैंने इक्विटी रिसर्च डाला है, हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फिक्स्ड इनकम सबके लिए मोटा मोटा स्टार्टिंग लेवल पे सिमिलर काम होता है, ये समझना है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं इक्विटी रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या क्या लगता है टू एक्चुअली गेट इनटू इक्विटी रिसर्च इंडियन कंपनीज के लिए। तो सबसे पहले बाई साइड और सेल साइड का डिफरेंस समझाता हूँ। अगेन इसका डिटेल्ड मैंने लिंक यूट्यूब पे डाल दूंगा, बट बाई साइड सेल साइड का बेसिक डिफरेंस ये है, सेल साइड यानी कि रिसर्च रिपोर्ट बेचता हूँ मैं अलग अलग कंपनीज को। बाई साइड मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होता है, ठीक है, पीएमएस बोलते हैं हम लोग, या तो फिर म्यूचुअल फंड्स हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, या तो सिंपल लेवल पे ऐसे समझते हैं, मैं अगर मेरा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, वो हो गया बाई साइड। यही बड़े लेवल पे म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, सब लोगों का पैसा म्यूचुअली लेता है एंड एक पोर्टफोलियो मैनेजर रहेगा एंड वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। और पीएमएस क्या होता है, जहाँ पे 50 लाख के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो खुद का पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे ना, वो हो गया बाई साइड। तो उसको बाई साइड क्यों बोलते हैं, हम लोग सेल साइड से रिसर्च रिपोर्ट खरीदते एंड फिर उसके बेसिस पे डिसीजन लेते। सेल साइड कौन हो गया, मोतीलाल ओसवाल, एम्बिट कैपिटल, ये लोग हो गए। ये लोग का काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग एक म्यूचुअल फंड हो, HDFC AMC, तुम लोग अभी एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल मोल्टेक पैकेजिंग। मोल्टेक पैकेजिंग पे तुम लोग का जो बाई साइड म्यूचुअल फंड टीम है, तुम लोग डिसाइड कर रहे हो कि मोल्टेक पैकेजिंग लेना चाहिए, लेकिन तुम लोग को बाकी लोगों का भी व्यू पॉइंट चाहिए। तो तुम लोग क्या करते हो, मोतीलाल को कॉल करते हो सिंपल इसमें। तो मोतीलाल क्या करेगा, आपके लिए एक रिसर्च रिपोर्ट बनाएगा डिटेल्ड। तो फर्स्ट टाइम अगर एक कंपनी रिसर्च रिपोर्ट बना रहा ना किसी के ऊपर, उसको हम बोलते हैं इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट, ICR। तो मोतीलाल का काम क्या है, वो रिसर्च रिपोर्ट बनाएगा और वो रिसर्च रिपोर्ट में बताएगा कि वेदर टू बाय दैट कंपनी, होल्ड दैट कंपनी और सेल दैट कंपनी। तो बाय रिकमेंडेशन, सेल रिकमेंडेशन और होल्ड रिकमेंडेशन आएगा। एंड ये रिसर्च रिपोर्ट वो बेचता है म्यूचुअल फंड वाले को। तो क्योंकि वो रिसर्च रिपोर्ट बेचता है, उसको हम सेल साइड बोलते हैं। रिसर्च रिपोर्ट के अंदर कुछ भी रिकमेंडेशन हो सकता है। समझ में आया। अभी बाई साइड एंड सेल साइड, नॉर्मली एक इंडिविजुअल 70-80% ऑफ द टाइम्स जब एंटर करता है मार्केट फाइनेंस में, नॉर्मली वो सेल साइड से स्टार्ट करता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है। अभी मैंने मेरा लेवल 3 क्लियर करने के बाद मेरा फर्स्ट जॉब बाई साइड पे था, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस बताओ, तो जो भी रिसर्च रिपोर्ट आपको मिलता है ना वेबसाइट्स में, वो हमेशा सेल साइड का ही होएगा। बाई साइड का रिपोर्ट्स नॉर्मली आपको नहीं मिलता है वेबसाइट्स में, पब्लिकली कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते, वो खुद के लिए यूज करते। एंड बाई साइड बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव रहता है कंपेयर टू सेल साइड। बड़े लेवल पे ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, बट मैं स्टार्ट लेवल पे बोल रहा हूँ। एंड सेल साइड इज मोर इनटू दी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स मतलब फोरकास्टिंग करना है नेक्स्ट ईयर, फिर एक एक लाइन आइटम फोरकास्ट करेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच यूज करेंगे, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल्स यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि बाई साइड यूज नहीं करता, बट वो लोग ज़्यादा क्वालिटेटिव एंड लार्जर पिक्चर देखते हैं। आपको बेसिक डिफरेंस बोल रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रहेगा, बट हाँ मोटा मोटा आप ये डिफरेंस समझ सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाई साइड होने दो या सेल साइड होने दो, आपको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, ठीक है, या क्या करते हो आप एज एन एनालिस्ट और एज एन एसोसिएट। सबसे पहला काम, अगर आप सेल साइड में जाओगे, सबसे फर्स्ट काम जिसके लिए आपको 6 to 7 lakhs मिलता है इज वेरी इजी, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल डेटा भरना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी लेता हूँ, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स करके, यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है, हमारे कोई इंटर्न ने किया था। तो सपोज ये काफ़ी पहले का था, तो उन्होंने मॉडल बनाया था। तो 2019 तक का डेटा उन्होंने डाला है कि नहीं। उन्होंने क्या किया है, एनुअल रिपोर्ट से नंबर्स उठाया एंड उन्होंने डाला हुआ है। बट स्ट्रेट हम लोग नंबर्स नहीं डालते, हम क्या करते, देखते कि भाई रीस्टेटेड नंबर्स है क्या, एंड हम लोग थोड़े एडजस्टमेंट्स करते, क्योंकि ज़रूरी है ना कंपनी हम लोग को सेल्स, कॉग्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एबिडा, एबिट ऐसे करके देता है, वैसे करके देता नहीं है। एंड कभी कभी क्या होता है, नंबर्स कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पावर एंड फ्यूल करके एक लाइन आइटम है, वो आइडियली हम लोग फैक्ट्री लेवल का कंसिडर करते हैं, तो हम लोग कॉग्स में डालते हैं, लेकिन कंपनी उसको कॉग्स में नहीं डालता। तो ये सब एडजस्टमेंट्स हमको करना रहता है। एंड ट्रस्ट मी, ये काम आप 1-2 बार 2-3 बार एक कंपनी के लिए करोगे, फिर आप बहुत अच्छा हो जाओगे। एंड ऑब्वियसली ये तो स्टार्टिंग लेवल पे एक जो भी ज्वाइन कर रहा है ये इक्विटी रिसर्च, उसको आना ही आना है। तो फर्स्ट 4 months, 5 months या 3 months या 6 months भी फर्स्ट काम आपका ये रहता है, हिस्टोरिकल डेटा डालना है एडजस्टमेंट्स के साथ। एंड बहुत सारे एनालिस्ट को मैंने देखा है जो फर्स्ट ईयर काम करते हैं, उनको 6 to 8 lakhs मिलता है, एंड वो यही काम करता है सिर्फ।
तो ये एक तरीके का प्रोसेस हो जाता है। हमको इसके ऊपर जाना है। ये तो अगर एक दो कंपनी का किया तो आपको समझ में आ ही जाएगा, बट ऑब्वियसली हर एक सेक्टर अलग तरीके से काम करते हैं। एक बैंकिंग के लिए अलग रहेगा एडजस्टमेंट्स, एंड एक एफएमसीजी के लिए अलग रहेगा, रिटेल के लिए अलग रहेगा, वो तो है ही, बट घूम फिर के ये एक प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद एक वेल पेड एनालिस्ट या एक रिस्पेक्टेड एनालिस्ट वो होता है जिसको कंपनी के बारे में इन डेप्थ पता होता है। समझ में आया? फोरकास्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप सिर्फ क्वांटिटेटिवली कर रहे हो, वो कोई भी करेगा। लास्ट 6 ईयर्स का लिया एवरेज एंड फिर फोरकास्ट किया, उसमें कोई भी मतलब नहीं है। आपको तब रिस्पेक्ट मिलेगा या तब आपको एकदम इन डेप्थ समझेगा जब आप एनुअल रिपोर्ट पूरा इन डेप्थ पढ़ रहे हो। एंड एनुअल रिपोर्ट इन डेप्थ मतलब 200 पेज का एनुअल रिपोर्ट रहता है। अभी आईटीसी से बड़े कंपनी है तो और बड़ा रहेगा, राइट? वो पूरा पढ़ने को आना चाहिए एंड इंटरप्रेट करने को आना चाहिए पूरा एंड टू एंड। उसके बाद क्या है, कंपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देती है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मतलब इन्वेस्टर्स के लिए, ये हम लोगों को एक ग्लिम्स दे देता है कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले नॉर्मली एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ता है टू अंडरस्टैंड क्या कर रहा है कंपनी। बट याद रखना, कंपनी जब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देती है कंपनी वही डेटा डालता है जो अच्छा है। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे रिलाई नहीं कर सकते, बट हैविंग सेड दैट हमको एक आइडिया आ जाएगा। फिर बहुत प्रेस रिलीज होता है। प्रेस रिलीज में क्वार्टरली जब रिजल्ट्स देता है तभी वो प्रेस रिलीज करता है, या कोई अगर नया प्लान डाल रहा है तो वो प्रेस रिलीज करता है। ये सब भी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स। आप अगर एक एनालिस्ट हो, स्टार्टिंग में बाई साइड एनालिस्ट या सेल साइड एनालिस्ट, बहुत बार क्वार्टरली रिपोर्ट्स आते ही आपको एक कॉन्फ्रेंस कॉल होता है सीईओ सीएफओ के साथ, जहाँ पे अलग अलग कंपनीज के एनालिस्ट आते हैं। आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो सकता है स्टार्टिंग का 6 महीना आपको आपका मैनेजर अलाउ नहीं करेगा क्वेश्चन पूछने, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है यू कैन आस्क क्वेश्चंस। तो वो पूरा हम लोग को समझ में आता है कि बाकी एनालिस्ट क्या पूछ रहे हैं, उनको लास्ट क्वार्टर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, मैनेजमेंट ने क्या आंसर किया, उस मैनेजमेंट ने जो बोला वो एक्चुअली हो रहा है क्या आगे, ये सारी चीज़ हमको कॉन्फ्रेंस कॉल से समझ में आएगा। एंड ये भी पढ़ के इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल रिपोर्ट में जो डेटा है ना, उसके अलावा हम लोग को कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे मिलता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रेशियोज को इंटरप्रेट करना है। हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का 8 साल का रेशियोज डाल के देखना चाहिए। अलग अलग रेशियोज है, एक कोई रेशियो है नहीं जो सब कुछ स्टोरी बताता है। हमको मल्टीपल रेशियोज देखना है। तो अगेन रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एंड हम क्या करेंगे, उसको कॉम्पिटिटर्स के साथ भी करके देखेंगे ना। तो फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ एशियन पेंट्स का यार मार्जिन्स है ना उसके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा ही है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई इसमें कुछ तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो नंबर्स में दिख के आ रहा है। वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नंबर में दिख के आ रहा है। उसके बाद मैं एनालिसिस कर सकता हूँ ना, क्यों ऐसे हो रहा है, ऐसा क्या करता है एशियन पेंट्स जो उसका ज़्यादा है। नंबर्स में दिखना ही चाहिए। अगर कभी आप सुनते हो ना, देखो आप सुनते रहते हो मोट करके, वॉरेन बफेट का टर्म, सिंपल है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या वो सस्टेनेबल है। मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आपके नंबर्स में कहीं ना कहीं दिख के आना चाहिए। नहीं तो आप एक ग्लैमरस स्टोरी बना सकते हो बट वो नंबर्स में दिखते ही नहीं आता है कभी भी, तो कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट होता है चीज़, रेड फ्लैग्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब पोर्टफोलियो बना रहे हो ना, आप 10 है ना अबव एवरेज स्टॉक भी लोगे ना तो भी आप 16% रिटर्न्स कमा लोगे। बट अगर आप 10 स्टॉक में से 6 अच्छा लिए लेकिन 4 गंदा लिए ना, तो आपका रिटर्न सीधा 10% भी हो सकता है। तो अच्छा स्टॉक पिक करने के पहले भी आपका काम होना चाहिए कि गंदे स्टॉक्स को कैसे हटाओ, एंड वो हम लोग को समझेगा रेड फ्लैग्स के थ्रू। तो नॉर्मली है ना, सेल साइड जब करते हो ना आप इक्विटी, फॉर एग्जांपल मोतीलाल, वहां पे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा कंपेयर टू एक बाई साइड। बाई साइड में अपना पैसा लगता है ना, तो हम बहुत बार देखते हैं कि भाई कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है कंपनी में। ये कंपनी टू कंपनी मैटर करता है। अभी एम्बिट में रेड फ्लैगिंग देखते हैं तो वो डिपेंड करता है, बट ज्यादातर ये मैं आपको एक जनरलाइज्ड वर्जन दे रहा हूँ जॉब केस में, पर्सपेक्टिव में, कि जब आप एक बाई साइड जाते हो वहां पे रेड फ्लैगिंग ज्यादा आप देखते हो। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑब्वियसली। फिर रेवेन्यू फोरकास्टिंग। रेवेन्यू फोरकास्टिंग आपने ऐसे नहीं कर दिया कि भाई हम लोग ने लास्ट 6 ईयर्स का देखा, एवरेज किया और आगे बढ़ गए, चांस ही नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए ना कंपनी क्या है। अभी अगर अचानक मार्केट शेयर बढ़ गया, अगर एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर निकल गया कोई रीजन की वजह से, तो मेरे को तो मार्केट शेयर मिलेगा ना, तो मेरा सेल सीधा डबल भी तो हो सकता है। तो हमको कंपनी समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हम लोग लार्जर पिक्चर देख के हम फोरकास्ट करेंगे, एंड हम लोग ड्राइवर्स निकालेंगे। एंड ड्राइवर्स बहुत बार कॉम्पिटिटर्स या हमारा कंपनी खुद भी देता है।
तो हर एक सेक्टर अलग तरीके से काम करेगा, कोई वन फिट नहीं रहता है कि भाई ये एक सीख गए तो हो गया। इसके लिए यहाँ पे भी जब फाइनेंशियल मॉडलिंग कराता हूँ मैं अलग अलग सेक्टर्स लेता हूँ, वो ये रीज़न के लिए कि एक सेक्टर नहीं, आपको मल्टीपल सेक्टर्स का आइडिया तो होना चाहिए। उसके बाद फोरकास्टिंग अदर लाइन आइटम्स। अभी जैसा हम लोगों ने रेवेन्यू फोरकास्ट करेंगे वैसे और भी तो चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसा इन्वेंट्री कितना है भाई, कितना डेटर होगा, कितना पेएबल होगा, हमको एक लार्जर पिक्चर के हिसाब से करना है। एग्जैक्ट नंबर्स कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, समझ में आ रहा है, बट एक एटलीस्ट आइडिया आना चाहिए कि हाँ भाई मोटा मोटा ये होने वाला है। और हम लोग छोटे छोटे लाइन आइटम्स नहीं करते। फॉर एग्जांपल अदर करंट लाइबिलिटीज में अगर 2 करोड़ है, 5 करोड़ है और कंपनी 2000 करोड़ की है तो वो मटेरियल नहीं है, तो हर एक लाइन आइटम्स भी हमको नहीं फोरकास्ट करना रहता है, बट मटेरियल चीज़ें हमेशा करना पड़ता है। उसके बाद ये भी एक काम होता है, दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ प्रोसेस, फुल प्रूफ मॉडलिंग। एक बार आपका 6 महीना हो जाता है ना काम में, या 1 साल हो जाता है, आप एनालिस्ट से एसोसिएट बन जाते हो, तो ना आप बहुत बार नए जो एनालिस्ट आते हैं ना उन लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है। ऑन पेपर रेज्यूमे बनाते टाइम बोलेंगे हमको आता है पूरा मॉडलिंग, जब सेलेक्ट होने के बाद समझते हैं उनको नहीं आता है, बहुत बार उनका टैली ही नहीं होता है मॉडल। तो आप एज अ सीनियर मेंबर आप टैली करते हो, समझा, ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल प्रूफ फाइनेंशियल मॉडलिंग यानी कि सब कुछ लिंक होना चाहिए, कहाँ से लिंक कर रहे हो, बराबर लिंक कर रहे हो ना, डबल एंट्री हर एक का पास किया है ना, क्योंकि क्या होता है गलती से आपने एक जगह पे हार्ड पंच कर दिया नंबर, तो आप देखो कि बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, ये होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने डबल एंट्री करके रखा हुआ है और बराबर सब जगह को लिंक किया है ना, तो आप गलत भी नंबर डालोगे तो भी टैलीड रहना चाहिए, उसको बोलते हैं हम फुल प्रूफ मॉडलिंग, समझा। ये भी एक सॉर्ट ऑफ प्रोसेस है, क्योंकि 1-2 बार आपने कर दिया, 2-3 बार, तो आप सीख जाओगे वो कैसे किया जाता है। फिर आता है, ये सब करने के बाद आता है आपका DCF वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या, अगर आपके सब नंबर्स है, सेल्स फोरकास्ट है आगे का, तो आप फ्री कैश फ्लो निकाल सकते हो। फ्री कैश फ्लो निकालने का तो उसको डिस्काउंट करोगे नॉर्मली कोई भी सेक्टर में 15% आपका के आसपास आता है, 14%, 15%, थोड़ा रिटेल है तो 13%, बड़ा कंपनी FMCG है तो 12.5-13, बट मोटा मोटी 15% के आसपास रहता है। ये सब आप CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये सब से कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे एनालिस्ट मैनिपुलेट करते हैं, वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए KE कम कर दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेलिबरेटली कम करेंगे ताकि वैल्यूएशन बढ़े, वो सब कुछ होता है। आपको वो भी समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे मैनिपुलेशन होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब एनालिस्ट बनोगे एक्चुअल में, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये एनालिस्ट यहाँ का नहीं लेना चाहिए रिपोर्ट। अगर आप बाई साइड में जा रहे हो, अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हो कि यार इसका रिसर्च रिपोर्ट में दम नहीं आ रहा है, एंड आप फिगर आउट करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो रिसर्च रिपोर्ट देखने का जरूरत भी नहीं है। बट ये सब भी आखिर में एक प्रोसेस होता है, जैसा वैल्यूएशन के लिए DCF होता है, रिलेटिव वैल्यूएशन होता है, ये सब। अभी है ना, नॉर्मली जितना भी फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्सेज मैंने देखे मार्केट में, वो है ना DCF वैल्यूएशन पे फोकस करेगा क्योंकि वो एक प्रोसेस है, एंड हिस्टोरिकल डेटा पे फोकस करेगा क्योंकि वो भी एक प्रोसेस है। लेकिन एक्चुअल पैसा एंड एक्चुअल टैलेंट है ना, ये सब चीज़ों के लिए है एक्चुअल में, एनुअल रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन। एंड कभी भी आपको इक्विटी में जाना ना, हमेशा ये चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि बाकी सब आखिर में एक प्रोसेस है। ये वाले जो ब्लू में किया ना, उस पर फोकस होना चाहिए। सिमिलरली ये स्कटल बट एंड रिसर्च रिपोर्ट। अभी स्कटल बट क्या होता है, अब ये सेल साइड वाले भी करते हैं, बट बाई साइड वाले एक्सटेंसिवली करते हैं। सेल साइड में क्या होता है, नॉर्मली एनालिस्ट के ऊपर वाले लेवल करते हैं। स्कटल बट सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो, अभी डॉक्टर लाल पैथ लैब पे पोजीशन लिया है सपोज हमने, अभी एनुअल रिपोर्ट में एक डेटा है, कॉन्फ्रेंस कॉल पे है, मैं मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ तभी एक है, बट वो ग्रास रूट, वो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल है, तो एक्चुअल फ्रेंचाइजी के साथ जाके बात करना, उनको उनसे टाइम निकाल के आधा घंटा बात करके अपना क्वेरीज ठीक करना कि आपने यहाँ से इनका क्यों फ्रेंचाइजी लिया, क्यों थायरोकेयर का नहीं लिया, क्यों SLR डायग्नोस्टिक का नहीं लिया, ये आपको पूछने को आना चाहिए और वो लोग का रीजनिंग समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं स्कटल बट, कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज क्या है वो समझ में आना चाहिए आपको। लास्ट ऑब्वियसली इज रिसर्च रिपोर्ट। अभी बाई साइड का रिसर्च रिपोर्ट थोड़ा अलग बनता है, क्वालिटेटिव बनता है, रेड फ्लैगिंग बनता है, लॉन्गर टर्म एक्सपेक्टेशन का होता है। जो सेल साइड मॉडल्स होता है, भले वो बोलते हैं लॉन्ग टर्म है, बट आइडियली 6 मंथ्स के हिसाब से वो लोग रिकमेंडेशंस देते हैं, विच आई डोंट थिंक इज राइट। बहुत सारे कंपनीज अच्छा भी करती है, बट ज़्यादातर वो शॉर्ट टर्म रिसर्च रिपोर्ट्स होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को देखना है तो रिसर्च रिपोर्ट्स कैसे देख सकता हूँ, सिंपल है। तुम लोग जब स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम लोग को इक्विटी रिसर्च में जाना है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, कोई भी कंपनी का इनिशिएटिंग कवरेज आप देख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है ट्रेंड लाइन, आप सीधा देख सकते हो एशियन पेंट्स इनिशिएटिंग कवरेज ट्रेंड लाइन डाल दिया,
तो आपको स्ट्रेट ट्रेंड लाइन से मिल जाएगा, एशियन पेंट्स इनिशिएटिंग कवरेज करके मिलेगा। वो अगर आप क्लिक करोगे तो इसका मिल गया। एशियन पेंट्स किस चीज़ का है ये, किसी ने तो इनिशिएटिंग कवरेज डाला हुआ है, HDFC सिक्योरिटीज़ ने। इनिशिएटिंग कवरेज सबसे बड़ा रहता है, यहाँ पे कंपनी के बारे में इन डेप्थ आपको समझता है। तो ये बेसिकली एक सेल साइड मॉडल है। ये देखो हर एक डेटा दिया हुआ है एंड ये सब क्या वैल्यूएशन भी दिया रहेगा नीचे। यहाँ पे अगर आप आते रहोगे तो ये सब आप देखोगे कि मार्जिन्स कैसे हो रहा है, फ्लक्चुएट क्या हुआ है एंड आगे क्या होएगा, ये सब कुछ वो लोग देते हैं। यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेशन ई दिख रहा है आपको, ई इज़ नथिंग बट एक्सपेक्टेशन। अभी ऑब्वियसली ये थोड़ा पुराना वाला इनिशिएटिंग कवरेज है, इसके लिए 20 का भी एक्सपेक्टेशन डाला हुआ है, 19 का है ये रिसर्च रिपोर्ट इनिशिएटिंग कवरेज। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किसी में भी जाना है ना, ये सब स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझेगा अच्छा ऐसे बनाने का रहता है। एंड अगर आपको एक नॉर्मल रिसर्च रिपोर्ट भी चाहिए, ट्रेंड लाइन पे मिल जाएगा। अभी जियोजीत करके एक कंपनी है, उसने बाय रिकमेंडेशन दिया है एशियन पेंट्स पे, ये भी सेल साइड रिपोर्ट है, आपको डायरेक्ट मिल रहा है ना, तो ये भी सेल साइड रिपोर्ट है। देखो 31 जैन 2022 को इन्होंने रिपोर्ट बनाया, बाय रिकमेंडेशन दिया, छोटा सा रिपोर्ट है, देखो 5 पेज का है। ये अपना नॉर्मल रिपोर्ट है। यहाँ पे भी देखो एक्सपेक्टेशन, कैश फ्लोज का एक्सपेक्टेशन, रेशियोज का एक्सपेक्टेशन, सब कुछ दिया है, बट एंड ज़्यादा क्वांटिटेटिव है। अभी हम लोग का खुद का भी फिनेनविजन कैपिटल एडवाइजर्स का भी है, तो हम लोग ज़्यादातर बाई साइड के हिसाब से बनाते हैं एंड हमारा थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो अभी ये मोल्टेक पैकेजिंग का है मेरा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आइडिया पूरा। ये हम लोग ने देखो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ड्रिवन नहीं रहेगा, फोरकास्टिंग भी नहीं रहेगा, क्योंकि फोरकास्टिंग हमने खुद के लिए किया रहेगा, वो रिपोर्ट में डाला नहीं है। हम लोग ज़्यादा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि क्या कर रहा है कंपनी, लॉन्ग टर्म में कितना ग्रो होएगा एंड देखो कितना इन डेप्थ हर एक चीज़ बनाया हमने। तो ऐसे करके रहता है। तो देखो लास्ट इसमें की टेक अवे क्या है एंड फिर हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या है एंड इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सब कुछ हम डालते हैं, ताकि कोई अगर हम लोग एडवाइजरी कर रहे हैं तो किसी को देना है, या अगर खुद के लिए मुझे चेक करना है तो मैं वापस ही एक बार देख सकता हूँ। एंड क्या हो सकता है, जब नया क्वार्टर का रिजल्ट आता है, कोई जो भी रहेगा इंटर्न या एनालिस्ट, वो सीधा इसमें अप्लाई कर सकता है, आगे का अपडेट कर सकता है, कुछ नया प्रोग्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हम लोग ने सोचा वैसा नहीं हो रहा है क्या, तो वो सब ट्रैक करने होता है। बट मोटा मोटा आपको ये समझना चाहिए कि कैसे वर्क करता है करके। ये क्लियर है? तो जब भी आपको है ना, एक चीज़ मैं बताता हूँ, इक्विटी रिसर्च के काम के लिए जाना है, सबसे बेस्ट चीज़ क्या मालूम है, आप कम से कम 2 कंपनी का रिसर्च करो, 2 अलग सेक्टर से, एंड वो इजी सेक्टर्स लो। फार्मास्यूटिकल के लिए जाओ मत, बैंक्स के लिए जाओ मत, ऑयल, पावर, गैस, टेलीकॉम, वैसे हार्डकोर सेक्टर्स पे मत जाओ, ठीक है। सिंपल सेक्टर्स है ना, IT सर्विस है, डायग्नोस्टिक है, पेंट है, उसमें जाओ, रिटेल है, वैसे वाले सेक्टर्स पे जाओगे तो ईजी है आपको स्टार्टिंग लेवल पे। 2 कंपनी होना चाहिए एंड जो देखो मेरे लिए काम किया है, एनुअल रिपोर्ट लो एंड उसका जेरोक्स निकाल दो एंड है ना एनुअल रिपोर्ट पे ही सब मार्किंग करना। क्योंकि क्या होता है, आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, नॉर्मली 99% बोलते हैं हाँ मैंने कंपनी एनालिसिस किया है। आज के तारीख में आप लिंक्डइन में जाओगे, बहुत सारे लोग हैं जो आपको स्ट्रेट मॉडल देते हैं, बराबर, उसमें कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप मॉडल चेक करोगे एक्चुअली बहुत सारे फ्लॉज मिलेंगे आपको, ठीक है। बट अगर आपने आपके खुद से एनुअल रिपोर्ट में मार्किंग किया रहेगा ना, एंड जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो और बोल रहे हो ये देखो मैंने खुद से किया है, तो वो एक अलग इंप्रेशन आएगा। कोई नहीं करता ये जो आप लोग कर सकते हो। क्लियर है ये? तो ये एक चीज़ याद रखना कि 2 अलग इंडस्ट्री के 2 कंपनीज लेना एंड उसका एनुअल रिपोर्ट पूरा मार्क करना एंड फिर अपना एनालिसिस करके जाना। गलत भी रहेगा ना पूरा, मतलब थोड़ा गलत रहेगा, नॉट पूरा, थोड़ा गलत भी रहेगा ना, तो भी द फैक्ट दैट यू हैव टेकन दैट एफर्ट्स, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो अभी रिसर्च रिपोर्ट मैंने बताया मोल्टेक, वैसे और भी बहुत सारे कंपनीज का है हमारा। एंड सेम अगर आपको सेल साइड का देखना है तो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, आपको एक आइडिया आएगा। अच्छा, तो अभी ये इक्विटी रिसर्च में क्या काम होता है वो आपको समझ में आ गया एंड आपको क्या लेके जाना है। अभी ना बहुत बार लोग पूछते हैं यार अभी इक्विटी के लिए क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मॉडलिंग, जो अभी तुम लोग कर रहे हो वही फाइनेंशियल मॉडलिंग। बट अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि बाकी लोग जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप कहीं से भी कर रहे हो सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स ना हो, हिस्टोरिकल डेटा और DCF वैल्यूएशन। क्योंकि क्या है, सेलिंग पॉइंट हमेशा ये रहता है, DCF वैल्यूएशन होगा, रिलेटिव वैल्यूएशन होगा, LBO मॉडल होगा, वो प्रोसेस है हमेशा बाकी चीज़ों पे देखने का, कितना इन डेप्थ आप कोई जो भी है सिखा रहे हैं।
तो ये फर्स्ट है फाइनेंशियल मॉडलिंग। अगर अगेन फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं कर पाओगे कोई तो आप वो कर सकते हो, इनिशिएटिंग कवरेज खुद से देख सकते हो, उसमें टाइम लगेगा, शॉर्टकट है ही नहीं। आप कोर्स भी कर रहे हो, आपको 2-3 महीना तो जाने ही वाला है, टाइम तो देना ही है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है या कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप 1 महीने में एक्सपर्ट बनोगे, चांस ही नहीं है। तो ये 1 महीने का कोर्स, 15 दिन का कोर्स में कभी नहीं सीख सकते आप। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा। अच्छा, इसके बाद दूसरा फिर आता है यार CFA। देखो CFA मैंडेटरी नहीं है मेरे हिसाब से। अब मेरे इधर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियल मॉडलिंग करके सिर्फ जॉब लगे, बट अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा एटलीस्ट L1 क्लियर्ड है ना तो आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने। L2 है तो और भी अच्छा है, समझ में आ रहा है। अगेन मैंडेटरी नहीं है, अब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी अगर किसी को CFA नहीं करना है तो वो NISM का इक्विटी रिसर्च का एक कोर्स आता है, एटलीस्ट वो स्टार्ट कर सकता है टू अंडरस्टैंड कि उसको अच्छा लग रहा है क्या, क्योंकि पैसा कम लगेगा उसको, है ना। CFA के लिए तो यू हैव टू पे 90,000, स्कॉलरशिप मिलता है तो कम होता है, बट नहीं तो अगर आपको वो रिस्क नहीं लेना है तो आप NISM इक्विटी रिसर्च से स्टार्ट कर सकते हो। अगर ऑलरेडी CA है एंड अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आता है तो बहुत अच्छा है, बट अगर CA है लेकिन नहीं आता है आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, तो एक फाइनेंशियल मॉडलिंग भी सफिशिएंट है टू गेट इनटू इक्विटी, क्योंकि उनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, मैं ये अज्यूम करके चलूंगा। MBA इन फिनेंस है, अगर आप टॉप कॉलेज से है तो उधर आपने 100% सीखा ही होगा फाइनेंशियल मॉडलिंग, तो फिर अलग सा सीखने का मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। बट अगेन इट बॉइल्स डाउन टू आपने 2 कंपनी तो मिनिमम करके आने चाहिए। अभी ये हो गया एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसके बाद आता है यार ठीक है बट मैं अप्लाई कहाँ से करूँ, मेरा तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अभी ये एकदम ऑनेस्ट ट्रूथ है, मेरा भी कुछ कॉन्टैक्ट नहीं था। IIM जॉब्स करके एक वेबसाइट था, मैं उधर अप्लाई किया, डिलीजेंटली अप्लाई किया, वो आगे बताऊंगा भी कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, एंड मुझे बहुत इजीली मिल गया। हो सकता है गिवन द फैक्ट मैं L2 क्लियर था, L3 क्लियर था तो हो सकता है, बट अगर नहीं है तो भी कैसे करना है। IIM जॉब्स इज द बेस्ट पोर्टल जो मेरे को लगा है, क्योंकि मेरे को बहुत ईजीली मिल गया था। अभी आप IIM पोर्टल पे जाओगे तो ऐसे कुछ दिखता है वो, ठीक है, IIM जॉब्स। तो वहाँ पे आप देखोगे तो इक्विटी रिसर्च ऐसे आ जाता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एनालिस्ट ग्लोबल मार्केट्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन 0 to 2 years एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे सब दिया जाता है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आप मेजर देखोगे ना IIM जॉब्स में सब जगह पे क्या आएगा, मिनिमम 2 months ऑफ एक्सपीरियंस, 3 months ऑफ एक्सपीरियंस, इवन तो वो 0 डालेंगे। यानी कि बहुत सिंपल सा बात है, कोई भी आज के तारीख में फुल टाइम जॉब देने के पहले उसको समझना चाहिए कि भाई इसको आता है काम, मुझे एज एन एम्प्लॉयर 3 महीना इस पे इन्वेस्ट नहीं करने का है। उसको काम भी आता है और उसने इंटर्नशिप किया है, सो दैट उसको कंपनी कैसे वर्क करता है एक बेसिक आना चाहिए, ताकि मैं उसको स्पून फीड ना करूँ। सिंपल है। तो IIM जॉब्स में अप्लाई करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या हो गया, इंटर्नशिप चाहिए ही चाहिए कहीं तो ये आप देखो, ये सब मैं IIM जॉब से ही निकाला है, सब कुछ बहुत इजीली मिलता है। बट यहाँ पे सब जगह पे आप देखोगे वो लोग 2 to 3 months ऑफ एक्सपीरियंस या कभी 4 months, कभी 6 months एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंटर्नशाला करके एक है, यहाँ पे फाइनेंस जॉब्स या फाइनेंस इंटर्नशिप्स सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए, बट कभी कभी नहीं मिलता है। यहाँ पे भी कंपटीशन कट थ्रोट है, क्योंकि एक और है लेट्स इंटर्न करके, बट वो अभी इतना एक्टिव नहीं है। तो इंटर्नशाला करके एक वेबसाइट है, बट उससे भी एक पावरफुल थिंग है जो मेरे लिए भी फ़ायदा हुआ है एंड अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा हो रहा है, विच इज़ थ्रू लिंक्डइन। हैंड्स डाउन आज के तारीख में लिंक्डइन इज़ द न्यू रेज्यूमे। कोई भी बैठ के रेज्यूमे पूरा नहीं देखता है। अभी लिंक्डइन में आप कैसे ऑपरेट करोगे ये मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे फर्स्ट चीज़ तो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना ही पड़ेगा, मतलब इसमें कोई शॉर्टकट है नहीं, आपको करना ही करना है, ठीक है। आपको एक अच्छा प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। एंड अभी आप लोग बोलोगे यार मेरे को तो शायद आपके जितना नॉलेज नहीं है, मैं डालूँ क्या पोस्ट? तो बहुत सिंपल है, एवरी 1 या 2 weeks कोई भी एक डेटा जो आपको न्यूज़ नज़र आ रहा है वो आपको समझेगा, अपने वर्ड्स में थोड़ा एनालिसिस करके, गूगल रिसर्च करके, कॉपी पेस्ट नहीं, अपने वर्ड्स में डाल सकते हो। या तो कोई कंसेप्ट आपको यूनिक लगा, या तो चलो मैं जब CFA सिखा रहा हूँ या फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखा रहा हूँ, मेरा कोई कंसेप्ट आपको यूनिक लगा, आप वो अपने वर्ड्स में डाल दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम लोग अपने वर्ड्स में रिसर्च करके डाल रहे हो ना, एंड उसका कोई एग्जाम्पल लिख लो, है कि नहीं। चलो कोई बड़े लोग शायद देखेंगे नहीं जो रिसर्च में सीनियर लेवल पे या मैनेजर लेवल पे,
बट आपके लेवल के लोग, पीयर लोग देखेंगे, वो लोग आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, कमेंट डालेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कोई सीनियर है, उसको लगा नहीं यार गलत है, उसने रिप्लाई कर दिया, बट उसके दिमाग में रहेगा अरे यार अच्छा है, चल ये ट्राई तो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा डिफरेंस बनाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर सपोज लिंक्डइन में हो लेकिन आपने पोस्ट नहीं किया है, आप मेरे को पीएम करते हो कि मेरा रेज्यूमे है, प्लीज चेक कि कहाँ पे जॉब है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं देखूंगा? और देखूंगा तो भी मैं क्यों करूंगा? मैं मतलब इन जनरल बोल रहा हूँ, क्यों कोई भी करेगा, है कि नहीं? बट गिवन द फैक्ट कि आप पोस्ट करते हो कहीं ना, अभी क्या होता है, सपोज सृष्टि आपने पोस्ट किया, हार्दिक का भी जो कनेक्शन है ना वो भी देखेंगे, अगर हार्दिक ने कमेंट किया तो तुम लोग आपस में एक ग्रुप बना सकते हो सो दैट आपका रीच ज़्यादा हो। और जब आपका रीच ज़्यादा होगा तो कभी ना कभी कोई ना कोई सीनियर के आप कनेक्शन पे आओगे। अभी क्या होता है ना, बहुत बार सीनियर मेंबर्स अलग अलग कंपनीज के लिए ना उनको लाइव प्रोजेक्ट्स चाहिए होता है या असाइनमेंट्स चाहिए होता है, तो वो लोग बोलते हैं देयर इज एन असाइनमेंट फॉर मतलब इंटर्नशिप और समथिंग लाइक जस्ट ग्रेजुएट जो हुए उनके लिए 2 months का अनपेड रहेगा, या तो मे बी 2-3,000 दिल गिव यू, वो तो सेकेंडरी होना चाहिए स्टार्ट के लिए, मतलब इंटर्नशिप के लिए। तो वो जब ये लाइव प्रोजेक्ट्स देते हैं ना आपको, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अभी वो आदमी जो ये कर रहा है वो रेज्यूमे हर एक का नहीं देखेगा, वो देखेगा लिंक्डइन किसका अच्छा है, किसका फॉलोअर्स है, या कौन पोस्ट डालता है रेगुलरली, और वो पोस्ट ढंग का है क्या वो चेक करेगा। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो लाइव प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, वो भी सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप ही है ना। एंड किधर से आ रहा है? एक एक्चुअल कंपनी के मैनेजर से आ रहा है। एंड अगर उनको आपका काम अच्छा लगा, वो आपको पीपीओ दे सकते हैं। पीपीओ इज प्री प्लेसमेंट ऑफर, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो फिर बहुत अच्छा है। अभी एक स्टूडेंट मेरे इधर, उनको यही रूट के थ्रू मिल गया, बट हाँ वो लेवल 2 भी क्लियर्ड थे, बट उनको मिल गया बहुत अच्छे कंपनी में, एम्बिट में मिल गया, ठीक है, यश है उनका नाम। तो ये हुआ उनको। सिमिलरली आपको भी तो हो सकता है। चलो वर्स्ट केस क्या होएगा, नहीं मिलेगा, बट आप ये तो बोल सकते हो ना मेरे लिए एक रिकमेंडेशन डालो लिंक्डइन में, तो वो भी आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ गया। करना ही चाहिए। देयर आर पीपल आउट देयर। अभी एक है लड़का, ही इज़ माई सब्सक्राइबर, उन्होंने कॉल किया, रीच आउट किया उन्होंने, एंड उनका अगर आप देखोगे, उस नेम इज कशिश कपूर, तो ही इज़ आई गेस 21-22 ईयर ओल्ड गाय, सुपर्ब गाय, खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है, सब कुछ खुद से करता है। अभी उनका यूट्यूब चैनल भी है, एंड उन्होंने तो अभी तो खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग भी शायद स्टार्ट किया है, बट पॉइंट बीइंग ही इज़ वेरी वेरी एक्टिव। उसके वजह से लोग देख रहे हैं उनको। कुछ तो अराउंड 19,000 फॉलोअर्स है उनका, मैं जस्ट चेक किया, देखो 19,000 फॉलोअर्स। तो आप भी कर सकते हो ना। हो सकता है मे बी वो आपको लग रहा है वो ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, तो आप भी करो, 9,000 तो होएगा, बट कंसिस्टेंसी इज द की। आपको करना है। अभी कल को ऐसा कोई आता है और अप्रोच करता है कि यार जॉब के लिए अगर चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा प्रायोरिटी उनके लिए रहेगा, क्योंकि बाई डिफॉल्ट आई बी इंक्लाइंड कि हाँ भाई ये खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड है, तो मैं इनको दूंगा, डिजर्विंग है ये। क्योंकि डिजर्विंग लोगों को है ना हेल्प मिलता है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं दुनिया में, बट डिजर्विंग लोग को ही मिलेगा, एंड उसके लिए यू हैव टू बी मोटिवेटेड, राइट, एंड कंसिस्टेंटली डालना है। तो ये सब सीक्रेट्स है। एंड देखो लॉन्ग करना तो है आपको, ऐसा आपको प्लेटर पे आने नहीं वाला है। आप लेवल 3 भी क्लियर करो, आपको प्लेटर पे नहीं आने वाला है, बट ये अगर आप करोगे आपका चांसेस बहुत बढ़ेगा इक्विटी के लिए। यहाँ पे मैं इक्विटी बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपको पिच बुक बनाना पड़ेगा, जो अगेन पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। मोर और लेस सिमिलर ही रहता है, बट मैं इक्विटी का यहाँ पे बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली। समझ में आया? ठीक है।